सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग जो बीपीएससी को टारगेट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका जो एमसीक्यू का सीरीज कर रहे हैं हिस्ट्री का, उसका फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। पहले हम मॉडर्न इंडिया पे टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक साल। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो देखिए, कुलीन जमींदार वर्ग, नवीन धनवान व्यापारी वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, क्योंकि वो एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन है उनके इन्फ्लुएंस में आए, फिर वो उन्हीं की तरह थोड़ा सोचना शुरू किए। तो ये होगा इसका आंसर। सेकंड, भारत पुनर् भारतीय पुनर्जागरण के पिता पूछ ले आपको, या भारतीय जागृति, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। इन सब का आंसर जो होगा राजा राम मोहन राय ही होगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन और ब्रह्म समाज, आत्मीय स्वभाव, इस सब का जो गठन किए थे वो यही किए थे। ओके, तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राम मोहन राय जिसमें आत्मीय समाज ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी का तो वो नहीं किए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। तो ये दोनों, लेकिन इसमें अगर आप ईयर वाइज देखिएगा तो ये 1814 में हुआ है, ये 1828 में हुआ है। तो आपको ये दोनों ईयर वाइज भी याद रखना है। तो आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय के थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दिया था, और ये इनको राजा की उपाधि दे करके ब्रिटेन भेजे थे और उनको बोले थे कि प्लीज़ आप मेरे लिए मेरा पेंशन बढ़वाने का ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे बात कीजिएगा। तो जब ये वहाँ गए तो वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये होगा आपको अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के समय में 1830 में वो गए थे। कब? आपको ये भी याद रखना है कि उस समय में ब्रिटिश सम्राट जो था वो विलियम चतुर्थ था, उनके दरबार में गए थे। ओके, और पेंशन बढ़ाने की बात को लेकर के गए थे। लेकिन 27 सितंबर 1829 को राजा राम मोहन की मृत्यु वहीं पे हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि इनका मृत्यु इंडिया में नहीं होकर के बल्कि ब्रिटेन के विस्टन में हुआ था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो यहाँ ब्रह्म समाज नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज है। तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ओके, और केशव चंद्र सेन जो थे हुआ क्या था कि जब ब्रह्म समाज था उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर भी जुड़े और केशव चंद्र सेन को भी जोड़ा गया, मोस्टली देवेंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा। तो जब इनको जोड़ा गया तो फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद हो गए कि इसको प्रचार प्रसार को लेकर के, कि बंगाल से बाहर किया जाए या नहीं किया जाए, या किस फॉर्म में किया जाए। ओके, तो फिर वहाँ पे दो गुट में बदल गए। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो आदि ब्रह्म समाज, ये जो ब्रह्म समाज था उसका नाम आदि ब्रह्म समाज करके रख लिए। और नवीन ब्रह्म समाज, जिसको कि भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता था, वो केशव चंद्र सेन का रह गया। बाद में इसमें भी जो केशव चंद्र सेन के जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें भी टूट आया, और फिर उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज उनका नाम पड़ गया। ये टूट इसलिए आया कि केशव चंद्र सेन जो थे वो खुद एक प्रवक्ता थे। वो बढ़ाते थे कि नहीं, बच्चों मतलब बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनको अपने पुत्री के लिए एक अच्छा दूल्हा मिल गया, जो आप मतलब कहीं के प्रिंस थे, बिहारीगंज के या कहीं के, मुझे कूच बिहार का शायद। तो वो क्या किया कि अपनी बालिका की शादी वो 13 वर्ष में ही कर दी। तो जिससे उनके जो अनुयायी थे वो लोग बोले कि आप खुद ये बोलते थे और आप खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग आपसे अलग होकर के एक अलग ही समाज बना लें। तो फिर वहाँ पे जो टूट पड़े उसको साधारण ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था? तो नास्तिकवाद, एक एक देवतावाद। तो ये जो था वो एक देवतावाद पर था। तो राजा राम मोहन राय और ये जो थे वो इस समाज के नींव डाले थे, और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का वो लोग विरोध करते थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तथा अवतारवाद, जो ये जो हम लोग बोलते हैं कि ये अवतार होगा, कलयुग में अवतार हुआ, सतयुग में अवतार हुआ, उसका भी वो विरोध करते थे। तो वो एक देवता को ही मानते थे। तो एक देवतावाद था। तो मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन, ये भी याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी का विवेकानंद जी के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। तो वो न्यू हिंदुइज्म के थे। साथ ही साथ वो शिकागो में 1893 ईस्वी में गए थे, जहाँ पे वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संवाद संसद, उसमें उनको भाग लेना था। और उनका जो फर्स्ट लाइन था कि द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका करके जो था वो फर्स्ट लाइन बोले थे। तो वो बहुत ही फेमस हुआ था वो। और साथ ही साथ ये इन सब के बाद ये जो भाषण दिए थे उसमें उन्होंने पश्चिमी संसार के, तो स्वामी विवेकानंद ने ये जो योग है, तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, इनकी पुस्तक भी वो लिखे थे। तो उनको वो बढ़ चढ़ के वहाँ पे बताए थे। और भारतीय संस्कृति का महत्व इसके थ्रू वो बताने के
में सफल प्रयास किए थे, वो सफल भी रहे थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो न्यू हिंदुइज्म का जो था सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो यह भी बताया कि 1893 में। इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग का पुस्तक लिखी? स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। यह 1897 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया। और दो जगह का नाम याद रखिए, कलकत्ता के बेलूर और अल्मेडा के मायावती नामक स्थान पर इनका मुख्यालय खोला गया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। तो सबसे पहले इनका एक दूसरा नाम मूल शंकर भी है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। 1875 में बम्बई में ये आर्य समाज की स्थापना की। बाद में 2 साल के बाद वो इसको ट्रांसफर कर लिए लाहौर। ओके, लेकिन जब आपको कभी प्रथम पूछा जाए तो आप बॉम्बे मारिएगा। लाहौर में स्थापना किया और इसके उपरांत इसमें अधिक प्रचार प्रसार देखने को मिला। इनका एक फेमस नारा था कि वेदों की ओर लौटें। और इनका स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार के प्रयास के कारण ही भारत का मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है। तो ये जितना भी रेड कलर में, ये सारा एक एक एमसीक्यू ही है। ओके, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किससे भारतीय मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो देखें ही अभी दयानंद सरस्वती। सात्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो सात्यार्थ प्रकार की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा स्वशासन का स्थानपन नहीं है? तो ये वही कहे थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये स्वराज शब्द में अगर आपको कहीं पे मान लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती रहे और दादा भाई नेरोजी रहे, तब भी आपको दयानंद सरस्वती मारना है। अगर दयानंद सरस्वती नहीं रहे तो फिर दादा भाई नेरोजी मारना है, क्योंकि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज आया था पहली बार, लेकिन वो कांग्रेस अधिवेशन में आया था। शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद जी ही किए थे। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देख कर, अगर बीपीएससी में पूछा तो आप दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर ढंग से उसको चूज कीजिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस, आत्माराम पंडुरंगा। तो प्रार्थना समाज जो है इसका 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव सेन की प्रेरणा से आत्माराम पंडुरंगा द्वारा किया गया था। फिर ये कभी कभी उसमें क्या रहेगा कि आत्माराम पंडुरंगा भी दिया रहेगा, महादेव गोविंद रानाडे भी रहेगा। तो आपको आत्माराम पंडुरंगा मारना है। अगर दोनों में से कोई एक रहे तो उन्हीं को टिक करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। नन ऑफ द अबव मत मारिएगा। ऐसा नहीं कि ये आत्माराम पंडुरंगा नहीं है और महादेव गोविंद रानाडे है फिर आप नन ऑफ द अबव मार दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य वही जाति विरोधी थे, स्त्री पुरुष का जो विवाह का आयु में वृद्धि के लिए, विधवा विवाह के लिए और स्त्री शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए इन लोगों का मेनली, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि टोटली ये सोशल रिफॉर्म टाइप का आंदोलन समाज था। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। तो सत्यशोधक कब हुआ था? 1873। तो ये ईयर भी दीजिएगा, कभी कभी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो ईयर को भी अरेंज करने के लिए बोल दिया जाता है कि कौन पहले था कौन बाद में था, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं ईयर हमेशा हर एक जगह मेंशन कर रहा हूँ। और इनकी अपनी पुस्तक गुलामगिरी, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है गुलामगिरी, कभी कभी नहीं बहुत बार पूछा गया है, एटलीस्ट यूपी पीसीएस में तो बहुत बार ये पूछा गया है। तो सत्यशोधक सभा का जो संस्थापक ज्योतिबा फुले थे उन्हीं ने ये बुक लिखा था। और ये भी जो था एक तरह से कि जो उच्च जाति के लोग थे उनके अगेंस्ट ये बना था, और ये जो है जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया एवं रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो हुआ क्या कि जब यहाँ पे राजा राम मोहन राय और अन्य बहुत सारा समाज सुधार तरह का संस्था खुल गया, तो फिर इनको राधाकांत, ये जो राधाकांत देव थे, इनको ये लगता था कि ये लोग मेरे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो हम लोगों का पुराना ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है वो ही अच्छा है। समाज को ही मतलब रिफॉर्म करना चाहिए। लेट people should come forward and they should reform, not the like कि
बाहर से कोई आकर के एक समाज बना दिया, संस्था बना दिया, वो रिफॉर्म करने का प्रयास, ऐसा नहीं करो, लोगों को जागरूक करो, वो खुद से रिफॉर्म हो जाए। बट एक तरह से ये समझिए कि उस समय में ये जो था, ये पूरा पूरा रूढ़िवादिता के समर्थन करते थे और धर्म में जो ये हस्तक्षेप होता था उसका विरोध कर रहे थे 1830 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं ये राजा राम मोहन राय के ही समय का है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई है, तो उसी समय में ये संस्था बन गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितावादी भी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख को लोक हितावादी भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के 63rd में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है ये है विष्णु परशुराम पंडित ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। और विडो रीमैरिज सोसाइटी का स्थापना भी यही किए थे। और ये बाल विवाह प्रथा जो था उसको भी ये वैधिक रूप से समाप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए थे कि किसी तरह से समाप्त हो जाए, बाल विवाह बंद होनी चाहिए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे अपना बहराम एम मालवरी जी। ओके, तो इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, ध्यान देना है, वो ये है कि 1891 का जो सम्मति आयु एक्ट, इसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो बोलते हैं, जो मैरिज के लिए एज फिक्स किया गया था, न्यूनतम उम्र, वो इन्हीं के प्रयासों से किया गया था। तो ये इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने सोसाइटी में। पश्चिम भारत में डी के कार्वे के नाम से निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डी के कार्वे जी जो थे वो दो चीज़ के लिए, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा। तो डी के कार्वे जी जो थे उन्होंने हाँ, रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। और इस आश्रम का क्या मेन उद्देश्य था कि जो हम लोग अभी बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, तो उसी तरह का विधवाओं को शिक्षाओं, तो उसके बाद उनको दाइयों के रूप में शिक्षण देना, आत्मनिर्भर बनाने का वो लोग प्रयास किए। कार्वे जो थे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका योगदान है, जो आपको ईयर के साथ याद रखना है, कि जब बीएचयू का हुआ था स्थापना, उसी साल 1916 में ही बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के प्रयास से हुआ था। ओके, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की न्यूनतम आयु कितना कर दिया गया था? तो हाल ही में गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी चेंज किया है, बट उस समय का आप बात देख लीजिए। तो ये जो था 14 वर्ष न्यूनतम लड़की का और 18 वर्ष लड़का का किया गया था। और ये शारदा एक्ट इसलिए बोला जाता है कि डॉक्टर हरिविलास शारदा, ठीक है, इनका नाम लास्ट में टाइटल शारदा है, इसीलिए इसको शारदा एक्ट, इन्हीं के प्रयास से ये चीज़ संभव हो पाया था। और कब? तो 1929 में। तो ये आप एकदम नाम याद रखिएगा, शारदा, डॉक्टर हरिविलास शारदा। ऐसा लगता है कि कोई लेडीज़ का नाम होगा, नहीं जी, ये बिल्कुल जेंट्स थे। तो ये याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। तो 1910 ईस्वी के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल ने एवं शंकर राव यादव ने ब्राह्मण विरोधी, प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना किया था। और यूपी में अभी भी ये समाज जो है को एक मतलब वहाँ पे जो मायावती जी हैं उनको उस पार्टी को लीड करती हैं। तो ये बहुजन समाज का स्थापना 1910 में ही हुआ था। ये बहुत पुरानी ही पार्टी कही जा सकती है। किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये बिल्कुल बी आर अम्बेडकर जी नहीं थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऐसा लगता है इस ऑप्शन से कि शायद इसका आंसर अगर आपको नहीं पता रहे तो बी आर अम्बेडकर में लोग टिक करके आएंगे, नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी ने ऐसा कहा था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उस चैप्टर में अगर आप घटना चक्र या किसी दूसरे बुक में उठाइएगा तो 70-75 क्वेश्चन मिल जाएगा, बट वो सारा रिपीटेशन है कि बार बार दूसरे एग्जाम में पूछा गया है दूसरे ढंग से। कि मान लीजिए कि जैसा कि पहला दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि भारत के पुनर्जागरण के पिता, पुनर्जागरण के पैगंबर, तो बुक में देखिएगा ऐसे करके ही दे देता। आपको एक सा नहीं, एक ही जगह याद करनी है। और आप कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, तो वो फिर आपको याद हो जाएगा, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जा करके सेट हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे टिक सही ही करके आएंगे। चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इस पे जुड़ जाइए, लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ में वीकली करंट अफेयर्स और जीएस मेंस का प्लेलिस्ट जो है वो भी ये लिंक दिया हुआ है। और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें 8 लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो और उसमें 4 लेक्चर मुझे देनी है, 12 से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से
और फिर उसका जो एमसीक्यू है वो भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, और साथ ही साथ मैं हिस्ट्री का भी जो अभी एमसीक्यू बता रहा हूँ वो तो अपना चल ही रहा है। अगर आपको किसी तरह से लगता है कि ये आपको बेनिफिट कर रहा है, तो आप प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।